ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे पोर्चुगीज इंडिया में आते हैं थ्रू द सी रूट। लेट मी टेक यू देयर। कैसे उन्होंने, वास्को डी गामा ने, ये सी रूट लेते हुए थ्रू केप ऑफ गुड होप इंडिया में अराइव करते हैं, है ना, कालीकत में। और उसके बाद 1498 के बाद कैसे वो एक्सटेंड करते हैं अपने राज को, है ना। तो इसके क्रम में जो नेक्स्ट आने वाले हैं वो कौन है? नेक्स्ट जो आने वाले यूरोपियंस हैं वो हैं डच। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डच आते हैं 1602 में इंडिया में और उसके बाद वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है डच। तो आपको पता है कि डच का जो पीरियड मैं बता दूं आपको, ये 1602 से लेकर, है ना, 1759 तक था, बैटल ऑफ बेदरा तक। ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा 1798 में हुआ। उसके बाद इनका पत्ता कट गया, ब्रिटिशर्स ने इनको भी भगा दिया यहाँ से। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, तो शुरुआत होती है सबसे पहले कि 1602 में नेदरलैंड्स, जहाँ से ये आए हुए थे, नेदरलैंड्स या हॉलैंड जिसको कहते हैं, हॉलैंड के संसद इन द सेंस पार्लियामेंट ने एक चार्टर क्या किया, पास किया, है ना, इशू किया। तो चार्टर इशू किया और उससे उन्होंने कंपनी का निर्माण किया। कंपनी का निर्माण मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम कुछ और था, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। कितने सालों के लिए? फॉर 21 ईयर्स। ठीक है, इनको मिला था राइट 21 साल ईस्ट में, है ना, ईस्ट इंडीज में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और ट्रेड के साथ साथ इनको क्या क्या राइट्स मिले थे? तो 3 चीज़ें मिली थी इनको। ठीक है, कि सबसे पहले तो ये कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, है ना। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? ये कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, बैटल, कैन पार्टिसिपेट इन एनी बैटल, पार्टिसिपेट इन वॉर, है ना। साथ साथ वो क्या कर सकते हैं? वो ट्रीटी कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली गवर्नमेंट थी, है ना, ट्रीटी राइट्स थे इनके पास। तो गवर्नमेंट की कंपनी थी बेसिकली, देखा जाए तो, है ना। पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, बट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल था। ठीक है, फ्रेंच के केस में तो पूरा गवर्नमेंट का ही था वो, है ना। तो पार्टिसिपेट करते हैं वॉर में, ट्रीटी कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग राइट्स, ट्रेड राइट्स इनको मिला गया था, वो खुलेआम कुछ भी कर सकते थे। तो ये इनकी कहानी है 1602 में, और 1602 में ही वो यहाँ पे आ जाते हैं। पहले डच जो आने वाले सिटीजन है इंडिया में, है ना, फर्स्ट जो आए थे, फर्स्ट डच, वो थे हॉटमैन। ठीक है, फर्स्ट डच का नाम क्या था? कार्नेलिस दी हॉटमैन। ठीक है, ये पहले डच थे जो इंडिया में पधारे थे। ठीक है, और ये पोर्चुगीज के बाद आए हुए हैं। ओके, तो इस्टेब्लिश हो गया 1602 में पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, वो ट्रीटीज कर सकते थे, राइट्स उनके पास थी। ट्रीटी करने के बाद क्या कर सकते थे? फोर्टिफिकेशन भी कर सकते थे, फोर्ट बना सकते थे। ये सारे अधिकार इनके पास थे। 21 साल का राइट मिला था इनको। अब इनकी जो बात है ना डच की, वो है कि वो जो डच थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडोनेशिया में। ठीक है, आपको मैप पे दोबारा ले चलते हैं, जो मैप है हमारा उस पर दोबारा ले चलते हैं। ये मैप देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इंडोनेशिया है वो इस पार्ट में है ना, यहाँ पे आपको पड़ता है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशियन आइलैंड है यहाँ पे, इंडोनेशिया, है ना। ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है। तो जो डच थे वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडोनेशिया में, और यहाँ पे श्रीलंका है ना, ये तो सबको पता है। तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अपना किया? इंडोनेशिया में। उनको पता था कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स कुछ ज़्यादा ही करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही इंडोनेशिया पे फोकस किया। ठीक है, तो इंडोनेशिया से वो क्या करते थे? तो इंडोनेशिया से वो स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। आपको याद है कि इनिशियली जो पोर्चुगीज थे वो किस चीज़ का ट्रेड करते थे? स्पाइसेस का, है ना। तो इनका जो ट्रेड था, ट्रेड वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था।
ठीक है, याद रखने के लिए। एक तो पार्ट था इनका इंडोनेशिया और उस तरफ साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, है ना, इंडोनेशिया। यहाँ पे वो स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, है ना, स्पाइसेस यहीं से खरीदते थे और बेचते थे। और इंडिया में जो उनका फोकस था वो उन्होंने फोकस डाला किसके ऊपर? कॉटन टेक्सटाइल के ऊपर, है ना। तो इनको क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट क्या? इन्होंने ही इंडिया के कॉटन को फेमस कर दिया था यूरोप में जाके, ठीक है। तो कॉटन ये उठाते थे इंडिया से, कॉटन और इंडिगो, है ना, इंडिगो ना, नील। तो ये यहाँ से उठाते थे कॉटन, टेक्सटाइल और इंडिगो, वहाँ पे ट्रेड करते थे। और इंडोनेशिया से वो स्पाइसेस का ट्रेड करते थे। उनका ज़्यादा फोकस था इंडोनेशिया पे, ना कि इंडिया पे, ठीक है। तो ये हुई पहली चीज़, ठीक है। इनिशियल परमिट आपको पता है कि 21 साल के लिए उनको मिला, ओके। और उनके पास मोनोपोली थी ऑब्वियसली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि अकेला यही एक कंपनी है जो इस तरफ इन चीज़ों का ट्रेड करेगा, बाकी कोई कंपनी हॉलैंड की यानी नेदरलैंड्स की वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगी। इसको कहते हैं मोनोपोली। तो इनके पास क्या था? मोनोपोली था। मोनोपोली था ट्रेड का, ट्रेडिंग राइट्स थे इसके पास। कोई और कंपनी जो नेदरलैंड्स की है यानी हॉलैंड की है वो वहाँ जाके ट्रेड नहीं कर सकती है इनके अलावा। कहाँ पे? ईस्ट इंडीज़ में। ईस्ट इंडीज़ मतलब इंडिया वाले पार्ट में, ओके। तो ये इनका इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बेसिकली ये जो फैक्ट्रीज इन्होंने इस्टेब्लिश की वो भी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से फैक्ट्रीज इन्होंने इस्टेब्लिश की, तो इनकी फैक्ट्रीज को याद रखना, ठीक है। पड़ता है कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज इन्होंने खोली, कैसे कैसे। तो सबसे पहला जो फैक्ट्री इन्होंने खोला था वो मसूलीपट्टनम में खोला था, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। और इनकी फैक्ट्री हुई थी 1605 में, मसूलीपट्टनम। उसके बाद पुलिकट में, ठीक है, पुलिकट में मद्रास के पास है, वहां पे इन्होंने 1610 में फैक्ट्री खोला। फिर जाके इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोला जो इनका सबसे प्रॉफिटेबल सेंटर था, ठीक है। 1616 में इन्होंने यहाँ पे जाके फैक्ट्री खोला। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला जो था ना वो सूरत वाला ही था इनका। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से होता था? सूरत से, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी जगहों पे इन्होंने खोला था। और एक याद रखना है कि बंगाल में जो था वो ज़रूरी है, ठीक है। एक था चिंसुरा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है कि ये चिंसुरा फैक्ट्री किसका था, चिंसुरा में किसने फैक्ट्री खोला था। तो 1653 के अराउंड इन्होंने वहाँ पे खोला था। फिर कोचिन में खोला था इन्होंने, ठीक है, 1663 में कोचिन में इन्होंने फैक्ट्री डाला। और एक और डाला था उन्होंने, वो था पटना में, ठीक है, कासिम बाज़ार। कासिम बाज़ार कलकत्ता में भी है, ठीक है। वो जब हम बंगाल डिस्कस करेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग है ना सेंटर था ब्रिटिशर्स का, है ना। तो उसको सिराजुद्दौला ने क्या किया था? कैप्चर कर लिया था कासिम बाज़ार को और फोर्ट विलियम को। तो इसीलिए उसके बाद है ना बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कासिम बाज़ार है पटना वाला है। तो पटना में भी इनका एक फैक्ट्री था, ठीक है। 1632 में इन्होंने वहाँ पे फैक्ट्री लगाया था, ठीक है। तो डच का ये है, टेक्सटाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इंडोनेशिया में ज़्यादा इनको चाहिए था, है ना, स्पाइसेस वहाँ से ज़्यादा ट्रेड करते थे। और इंडियन कॉटन को फेमस करने वाले यही हैं डच, है ना, जो अभी हम लोग बात कर चुके हैं जिसके बारे में, ओके। और उनके मेन राइवल्स कौन कौन थे? तो पोर्चुगीज तो पहले ही शांत हो चुके थे, है ना, बैटल ऑफ स्वाले के बाद ब्रिटिशर्स को उन्होंने सब कुछ, उसके बाद तो शादी हो गई थी कैथरीन की, तो वो तो पैसिव हो चुके थे पूरी तरीके से, बस ट्रेड करते थे, अपने में रहते थे, गोवा पे कॉन्सेंट्रेट करते थे। और डच आए तो उनका कंपटीशन कौन कौन बना? आप बताओ, इनके कंपटीशन कौन कौन हो सकते हैं इस टाइम पे? इनके कंपटीशन सिर्फ दो ही होंगे। कंपटीशन किसके साथ करेंगे? कंपटीशन के लिए दो लोग हैं बस, एक तो फ्रेंच आएंगे बाद में, ठीक है, और एक ब्रिटिश। ये दो कंपटीशन है। ब्रिटिश तो सबके कंपटीशन थे, आपको पता ही है, उनके बारे में तो एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या कांड आके यहाँ पे किया, ठीक है। और फाइनली डचेस को हटा दिया गया, है ना। तो डचेस में जो इंपॉर्टेंट चीज है अब वो आपको बैटल ऑफ बेदरा है, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, जो कि हुआ था 1759 में, है ना। और इसके बाद डचेस का हो गया खात्मा खत्म, है ना। और इंडिया से वो हट गए, इंडोनेशिया से वो करने लगे अपना ट्रेडिंग,
और इंडिया को त्याग दिया उन्होंने, ठीक है। और फिर हाँ यही है, यही इंपॉर्टेंट है। अब ये बैटल किसके बीच में हुआ था? तो बैटल दो लोगों के बीच में हुआ था, है ना। एक तो थे ब्रिटिश और दूसरे थे हमारे डच, ठीक है। कौन जीता? ब्रिटिश जीते, है ना। ब्रिटिश जीत गए इसमें, उनको भगा दिया यहां से, ठीक है। और डचेस के बारे में इतना ही, है ना, डचेस के बारे में इतना ही। और इनके डिक्लाइन का कारण आप क्या कहोगे? डिक्लाइन का कारण यही था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था और ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल थे, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था उस टाइम पे, है ना। और यही कारण है ना। और उनका जो पावर था, नेवल पावर, उतना शक्तिशाली नहीं था, स्ट्रांग नहीं था। यही उनके डिक्लाइन का कुछ कारण, ठीक है। फिर अब हम वापस चलते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया कि पोर्चुगीज कैसे आए, है ना। हमने पोर्चुगीज को देखा, फिर हमने देखा डचेस को कि डचेस कैसे आया, उनकी कैसी विदाई हो गई, है ना, बैटल ऑफ बेदरा में 1759। और अब नेक्स्ट किसकी बारी है? नेक्स्ट कौन आए? तो नेक्स्ट आने वाले हैं महाशय ब्रिटिश, जो यहां से जाएंगे ही नहीं, है ना, 1947 तक। तो हम पूरी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बस ब्रिटिश कैसे आए, कैसे परमिशन उन्होंने लिया, है ना, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ओके, तो चलते हैं हम अब अगले ब्रिटिश यानी अगले यूरोपियन पे जिन्होंने इंडिया में पधारा। ओके, तो अब बारी है ब्रिटिशर्स की। ऑलराइट, डच के बाद आते हैं ब्रिटिश। 1608 में हॉकिंस आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। कहानी वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डॉक्टर हॉकिंस। लेकिन उससे पहले हम ये कुछ है ना छोटे मोटी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले ब्रिटिशर कौन थे जो आए थे? जो पहले इंग्लिश थे, फर्स्ट इंग्लिश, ये एक्चुअल में सी रूट से नहीं आए थे, ये लैंड रूट से आए थे। जो हमने लैंड रूट डिस्कस किया था ना, ये वाला लैंड रूट, यहां से लेकर यहां तक, करेक्ट, वो वाले रूट से आए थे। अब कौन आए थे? तो वो थे जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन या मिल्टन हॉल, ठीक है। ये लैंड रूट से पहले इंग्लिश थे जो इंडिया में आए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब कंपनी कैसे बनी, ठीक है। तो कंपनी बनी 15, और यह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी कब हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इस्टेब्लिश हुआ था 1599 में, ठीक है। जो कंपनी थी ना, ब्रिटिश कंपनी, वो इंग्लैंड में यानी लंदन में इस्टेब्लिश हुई थी, है ना। इनका एक्चुअल जो नेम था वो था मर्चेंट्स, ओके, मर्चेंट एडवेंचरर्स ऑफ लंदन, ठीक है। इस नाम से ये कंपनी खोली गई थी, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्टनर्स थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे। तो उस टाइम पे खोली गई 1599 में, है ना। तो इसका मतलब डच से पहले खुली, क्योंकि डच तो 1602 में खुली थी, है ना, उनको मतलब चार्टर मिला था। ये प्राइवेट कंपनी थी, तो प्राइवेट कंपनी को चार्टर दिया गया था। कब चार्टर दिया गया था? तो 31 दिसंबर, है ना, 31 दिसंबर 1600 में, है ना, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, है ना, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने, जो ब्रिटेन की क्वीन थी, उन्होंने इनको परमिट दिया था, है ना। इनको क्या दिया था? परमिट दिया था। किस चीज का? 15 ईयर्स का, कि 15 साल आप इंडिया में जाके ट्रेड कर सकते, उसका राइट उन्होंने दिया था, ठीक है। टेलर का थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, टेलर, एलिजाबेथ टेलर प्रथम, फर्स्ट, उन्होंने 15 ईयर का परमिट दिया था इस कंपनी को, ठीक है। इसको 15 ईयर्स का परमिट दिया गया था कि आप 15 साल के लिए वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, ओके। चार्टर, रॉयल चार्टर जिसे हम कहते हैं, क्या दिया गया था? रॉयल चार्टर। लेकिन क्या हुआ कि जो जेम्स थे, जेम्स फर्स्ट, उन्होंने 1609 में, है ना, जेम्स फर्स्ट ने
इनके फेवर में थे, ठीक है, इन बिजनेसमैन के थोड़ा फेवर में थे जेम्स फर्स्ट। तो उन्होंने क्या किया कि इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ये जो 15 साल का परमिट था ना, उसको एक्सटेंड करके लाइफ टाइम परमिट दे दिया इनको, ठीक है, जब तक चाहो तब तक ट्रेड करो भैया, ठीक है। तो फेवर में ही हुआ ना, एक कंपनी के फेवर में। तो ये कहानी है इसकी एस्टैब्लिशमेंट की और परमिट की, ठीक है। इनिशियल परमिट इनको सिर्फ 15 ईयर्स के लिए ही मिला था, बाद में जाके इसको एक्सटेंड कर दिया जेम्स फर्स्ट ने इंडेफिनेट के लिए, इंडेफिनेट पीरियड के लिए। इनका पर्पस क्या था, इनिशियल पर्पस? तो इनका इनिशियल पर्पस था सिर्फ ट्रेड, इनका जो पर्पस था वो था सिर्फ ट्रेड करना। लेकिन क्या ये लोग आके यहाँ पे सिर्फ ट्रेड किए हैं? आप बताओ। नहीं, इन्होंने ट्रेड तो किया ही, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हुकूमत यहाँ पे उन्होंने डाल लिया अपना। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि यूरोपियंस कैसे आए थे, उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो आ गए, कंपनी स्टैब्लिश हो गई। उसके बाद अब हॉकिंस की बात करते हैं, ठीक है। तो 1608 में, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आते हैं, है ना। ये जो है ना कैप्टन हॉकिंस, ये पर्शियन है ना, ही केम टू इंडिया, ये पर्शियन के एक्सपर्ट है ना, पर्शियन बोलने में ये माहिर है ना। और जो पर्शियन बोलते थे पहले, उनको बहुत इज्जत दिया जाता था, ठीक है। तो ये कहाँ गए? ये गए जहांगीर के कोर्ट में। किसके कोर्ट में गए ये जहांगीर के कोर्ट में गए, क्योंकि जहांगीर बादशाह थे उस टाइम पे। तो जहांगीर के कोर्ट में दिल्ली में गए, ठीक है, जहांगीर कोर्ट, जहांगीर से मिले, ठीक है। वहां जाके कहाँ पे मिले ये जाके? तो ये आगरा में जाके मिले, आगरा में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आगरा में जाके ये मिले जहांगीर से, और उन्होंने जहांगीर से इन्होंने परमिशन ले लिया ट्रेड का और सूरत में फैक्ट्री खोलने का, है ना। यहां से क्या मिला इनको? परमिशन किस चीज का परमिशन मिला? सूरत में फैक्ट्री खोलने का, मतलब ट्रेड करने का परमिशन मिल गया इनको, ठीक है। 1608 में इनको मिला। हॉकिंस का पूरा नाम था विलियम हॉकिंस, ठीक है, इनका पूरा नाम था विलियम हॉकिंस, ओके। तो इनको मिल गया। उसके बाद आते हैं एक और व्यक्ति जिनका नाम है कैप्टन बेस्ट। 1611 में आते हैं ये कैप्टन बेस्ट, ठीक है। ये भी आते हैं इंडिया में, जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। ये भी कहाँ जाते हैं? जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। फिर से जहांगीर के कोर्ट में, जहांगीर कोर्ट, ठीक है। कहाँ पे? आगरा में। ये भी आगरा में गए मिलने के लिए। और इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था थोड़ा कंसेशन, कि भाई हमको थोड़ा ट्रेड में कंसेशन दे दीजिएगा, कंसेशन दे दीजिएगा। हाँ, इसका भी परमिट मिलेगा कि थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा, टैक्स वगैरह कम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कौन? नेक्स्ट आते हैं हमारे सर थॉमस रॉय, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं सर थॉमस रॉय, ठीक है। सर थॉमस रॉय आते हैं किसके लिए? एक्सपेंशन के लिए। किससे मिलते हैं? जहांगीर से ही मिलते हैं वो। किससे मिलते हैं? वो भी जहांगीर से ही मिलते हैं, लेकिन आगरा में नहीं मिलते हैं वो, ठीक है। जहांगीर से वो मिलते हैं अजमेर में, क्योंकि वहाँ के ट्रैवल पे थे वो उस टाइम पे, है ना, इंस्पेक्शन पे थे, तो वहाँ पे जाके वो उनसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर है आने का, कुछ परमिशंस लेने का, ठीक है। अब आपको पता है कि उन्होंने सूरत का परमिशन लिया था फैक्ट्री का, ठीक है, कि सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है। लेकिन उस टाइम पे पोर्चुगीज थे, तो क्या हुआ था? बैटल ऑफ स्वाले हुआ था 1612 में, है ना। 1612 में बैटल ऑफ स्वाले हुआ था। फिर उनको पोर्चुगीज को हटाया वहां से और अपना फैक्ट्री वहां पे एस्टेब्लिश किया अगले साल 1613, ठीक है। अब बहुत सारे जगह पे आपको ये मिलेगा कि पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में खोली थी। बहुत सारे जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मसूलीपट्टनम में जो उनका फैक्ट्री था वो टेम्पररी फैक्ट्री था, ठीक है। जो टेम्पररी फैक्ट्री उन्होंने खोला था, परमिशन या फैक्ट्री बनने से पहले टेम्पररी फैक्ट्री
वो उन्होंने मसूलीपट्टनम में खोला था। ठीक है, उनका परमानेंट नहीं था मसूलीपट्टनम। कब खोला था? तो 1611 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोला था। ठीक है, उसके साथ साथ पेट्टापुरी में भी, है ना, पेट्टापुली में भी उसी साल उन्होंने टेम्पररी फैक्ट्री खोला था, लेकिन परमानेंट फैक्ट्री उनका था सूरत। ठीक है, पहला फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री उन्होंने पहला सूरत में ही खोला था, और सूरत से ही वो सारी ट्रेड को कंट्रोल करते थे। ठीक है, 1613 में उन्होंने खोला था, और यही उनका पहला सेंटर था। आप मान लीजिए कि पहला कैपिटल उनका यही था। ठीक है, उनका पहला कैपिटल आप देखोगे तो एक तरीके से बोल सकते हैं सूरत था। ठीक है, फिर इनिशियल फेज में साउथ इंडिया में उन्होंने, है ना, ये जो फैक्ट्री उन्होंने स्टैब्लिश किया था वो कैसे किया था? तो स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने गोल्डन फरमान लिया था। गोल्डन फरमान किससे? गोलकोंडा के नवाब से। ठीक है, जो रूलर ऑफ नवाब थे, सॉरी रूलर ऑफ गोलकोंडा थे, गोलकोंडा, उनसे लिया था गोल्डन फरमान। फैक्ट्री कैसे स्टैब्लिश किया उन्होंने? इनिशियली सबसे पहले मसूलीपट्टनम में, पेट्टापुली में टेम्पररी फैक्ट्री खोला गया था, परमानेंट फैक्ट्री खोला गया था सूरत में, जहां से वो सबको कंट्रोल करते थे। ठीक है, उसके बाद वाले स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद वो क्या किया, धीरे धीरे शिफ्ट किया। उनका पॉलिसी हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश पॉलिसी कैसे था। तो पहले सूरत से कंट्रोल किया, फिर चले गए वो मद्रास से कंट्रोल करने के, और फाइनली वो बंगाल से जाके पूरे अपने भारत को कंट्रोल किया उन्होंने। ठीक है, उसको कैपिटल बना लिया। ईस्टर्न कोस्ट पे आप देखोगे तो ये सब थे। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने बालासोर में भी फैक्ट्री खोला था, और हरिहरपुरा में भी फैक्ट्री खोला था। ये सब ईस्टर्न कोस्ट वाले हैं। कौन से कोस्ट वाले हैं? ये ईस्टर्न कोस्ट वाले फैक्ट्रीज हैं, ईस्टर्न कोस्ट वाले। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज या फिर फोर्टिफिकेशन आप देखोगे तो वो कहाँ उन्होंने किया। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन 3 मेन सिटीज उन्होंने बसाए। ठीक है, तो 3 फेमस सिटी, या हम कह सकते हैं फेमस सिटीज उन्होंने कौन कौन से बसाए। ठीक है, तो 3 आते हैं इसमें 3 आते हैं। पहला तो हम लेंगे मद्रास। ठीक है, मद्रास किसने बसाया था? मद्रास बसाया था फ्रांसिस डा ने। ओके, फ्रांसिस डा ने मद्रास को बुलाया था, और वहां के जो फोर्ट थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, तो सिटीज कौन कौन से थे? मद्रास के सिटी थे एक, फ्रांसिस डा ने उसको स्टैब्लिश किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास वाले फोर्ट को हम कहते थे। ठीक है, फिर बॉम्बे में खुला फोर्ट। तो बॉम्बे जो सिटी थे वो किसने बनाया था? बॉम्बे सिटी बनाया था गेराल्ड। ओके, गेराल्ड अंगियार ने। अब अंगियार अलग अलग तरीके से लिखते हैं, बट ये याद रखना आपको, गेराल्ड या जेराल्ड अंगियार, बॉम्बे को बनाया उन्होंने। और फिर हमारा आता है कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा या फोर्ट विलियम इसको कहते हैं। आप अभी भी जाइएगा, मैं गया हुआ हूँ फोर्ट विलियम में। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि पुराने वाले फोर्टिफिकेशन पूरा दिखाई देगा, आर्मी का कैंप है। ठीक है, फोर्ट विलियम, तो उसके अंदर आप जाइएगा तो पूरा आपको फील आएगा, है ना, पूरा वो सुरंग, वो रास्ता, वो है ना, सब कुछ वैसा ही है अभी भी। ऑफकोर्स थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन वैसे का वैसा ही है। फोर्ट विलियम के सामने एक गार्डन बनाया गया है ना, रिवर के, हुगली रिवर के जस्ट बगल में ही है वो, है ना। उसके नीचे जाइएगा आगे तो आपको गार्डन दिखेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो वो है। ठीक है, तो कोलकाता फोर्ट विलियम किसने बनाया? तो ये बनाया था चॉर्नक ने, है ना, जॉब चॉर्नक। और इसको कोलकाता को 3 सिटीज को या 3 जगहों को मिला के या गांव को मिला के बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत है। तो कोलकाता को 3 गांव मिला के बनाया गया था। एक था कालीकाता, ठीक है, दूसरा था गोविंदपुर,
गोविंदपुर, और तीसरा था हमारा सूतानाती। ठीक है, कालिकता, गोविंदपुर, सूतानाती, ये 3 गांव मिला के कैलकाटा को बनाया गया था, फोर्ट विलियम बनाया गया था, वहां पे फोर्टिफिकेशन किया गया था। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है, इनिशियल कहानी है किसकी, ब्रिटिशर्स की। ओके, तो इसके बाद इन 3 सिटीज को हमने देखा कि किसने किसके, ये फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, इसको फैक्चुअल चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए ये सब, कि किसने किसको स्टैब्लिश किया था, क्योंकि कोई क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि किसने बॉम्बे को स्टैब्लिश किया, है ना, किसने डिजाइन किया, किसने कैलकाटा फोर्ट विलियम को डिजाइन किया, एंड सो ऑन, कौन कौन से गांव मिला के कैलकाटा बना, मैच द फॉलोइंग, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम चलते हैं सूरत फैक्ट्री पे, कुछ और फैक्चुअल चीजें देखते हैं कि सूरत, फाउंडर ऑफ सूरत फैक्ट्री कौन है। ये सब फैक्चुअल चीजें, इसमें कोई कहानी नहीं है जो मैं आपको बताऊं। ठीक है, सूरत का फैक्ट्री कैसे स्टैब्लिश हुआ था ये तो आपको पता है ना, पूरी कहानी उसके पीछे की, बैटल ऑफ स्वाले। तो फाउंडर जो थे सूरत फैक्ट्री के, वो थे थॉमस एल्ड्रॉन, है ना, एल्डवर्थ, थॉमस एल्डवर्थ। और इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने 1717 में, ये भी हमने बात किया हुआ है पहले जब हम फारूक, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स देख रहे थे, फारूक सियर की बात हमने की थी, तो 1717 में दस्तक, है ना, दस्तक परमिट उनको मिल गया था। ठीक है, दस्तक सिस्टम या दस्तक परमिट उनको दे दिया गया था। फ्री ट्रेड, बंगाल में फ्री ट्रेड का उनको राइट मिल गया था, फारूक सियर ने दिया था। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है, ये फैक्चुअल चीज हो गई, या फरमान आप कह सकते हैं, है ना, फरमान। तो इस फरमान में क्या था, तो इस फरमान में था फ्री ट्रेड। दस्तक को क्या कहते हैं, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिना टैक्स दिए हुए ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड कहाँ कहाँ का मिला था, तो एक तो हैदराबाद का मिला था, दूसरा बंगाल का मिला था, ठीक है, तीसरा गुजरात का मिला था, गुजरात का मिला था। लेकिन हैदराबाद और जो गुजरात थे, वहां के जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे और गुजरात के जो नवाब थे, तो उन लोगों ने अपना ऑटोनॉमी पहले ही इस्टेब्लिश कर रखा था, हमने देखा था उस टाइम पे, है ना, 1922 में हैदराबाद गुजरात भी उसी टाइम पे हुआ था। तो उन्होंने इसको, है ना, अप्लाई नहीं करने दिया हैदराबाद में और गुजरात में। तो ब्रिटिशर्स कहाँ पे अप्लाई कर सके, तो वहां पे जहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यानी बंगाल पे उस टाइम पे। ठीक है, तो आराम से उन्होंने इसको नचाया, अच्छे से वहां पे यूज किया दस्तक का। ठीक है, तो ये हो गया फैक्चुअल चीज। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल का नाम आप याद रख सकते हो, इसके बाद हम डिस्कस उसको भी करने वाले हैं अच्छे से। तो पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या सीधा गवर्नर ऑफ बंगाल, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक विलियम हेज को भी कहा जाता है कि वो पहले बंगाल गवर्नर थे, है ना, विलियम हेजेस को कहते हैं कि ये पहले गवर्नर थे। लेकिन ये थे पहले गवर्नर, ये रॉबर्ट क्लाइव, जो हम अभी यहाँ नाम लिखने वाले हैं कि पहले गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो हम कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव से पहले भी एक गवर्नर थे, वो थे विलियम हेजेस सबसे पहले। लेकिन उस टाइम पे बंगाल का इंपॉर्टेंस नहीं था, बंगाल बाकी प्रोविंसेस को या प्रेसिडेंसीज को कंट्रोल नहीं कर रही थी उस टाइम पे। ठीक है, कंट्रोल कब से हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव आए, है, रॉबर्ट क्लाइव 1758 में आए, तब उनका काल 60 तक था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, है ना। उसके बाद हम देखेंगे सारी कहानी देखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ एंड सो ऑन। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो इन्हीं गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, 1772 में। और कौन बने, वॉरेन
हेस्टिंग्स, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजी से, है ना, रिंग ऑफ फेंसेस, फेंस की स्ट्रैटेजी से, रिंग ऑफ फेंस की स्ट्रैटेजी से मैसूर और सबको धूल चटाया था इन्होंने, है ना, 1772 से लेके 85 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाते थे, उनको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, क्योंकि अब कलकत्ता हो गया कैपिटल और वो सारे इंडिया को, पूरे इंडिया को कंट्रोल करने लगे ब्रिटिशर्स वहां से, ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेनेडिक्ट, ठीक है, 1833 में, ओके। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया क्वीन ने, है ना, क्वीन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। तो उसके बाद क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आने लगा, क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, तो वाइस रॉय उसको कहते थे, क्या, वाइस रॉय, डेप्यूटी ऑफ क्वीन, इसका मतलब क्या होता है, डेप्यूटी ऑफ क्वीन ऑफ इंडिया, वाइस रॉय, यानी कि क्वीन का डायरेक्ट कंट्रोल है उसके ऊपर। वाइस कैप्टन जैसे होता है ना, कैप्टन और उसके नीचे क्या होता है, वाइस कैप्टन, वैसे ये वाइस कैप्टन था इंडिया में क्वीन का। और कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने, लॉर्ड कैनिंग 1857 के बाद। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट वाइसरो कौन थे, लास्ट वाइसरो ऑफ इंडिया, तो लास्ट वाइसरो ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिए, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, आप सबको पता होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन थे। और इन्हीं को, लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद फिर ये वाइसरॉय का जो पोस्ट था वो क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोबारा से बन गया, क्योंकि क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव तो कोई है नहीं, तो वाइसरॉय बोलने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नर जनरल का पोस्ट रखा गया इंडिपेंडेंस के बाद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्हीं को बनाया गया, किनको, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। और फिर दूसरे कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, समझ रहे हो, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है 1947 के बाद, ठीक है। सेकंड कौन थे, तो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी इनके बाद बने थे। उसके बाद गवर्नर जनरल को कन्वर्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया गया, और आपको पता है कि अब क्या है पूरा सिस्टम, हम इसको पॉलिटी में देखेंगे कि वो सिस्टम क्या है, ओके। तो ये हमारी कहानी थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, इनिशियल स्टोरी। जैसे हम लोगों ने पोर्चुगीज को कवर किया, जैसे हम लोगों ने डच को कवर किया, वैसे हमने ब्रिटिशर्स को कवर किया। ब्रिटिश को तो हम एक्सटेंसिवली देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे कांड किए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले, किस पे, अगले लोगों पे जो आए। अगला कौन था, हमने पोर्चुगीज को देख लिया, डच को देख लिया, ब्रिटिश को देख लिया, अब हम डेनिश को देखते हैं कि वो क्या है। वो तो मतलब 2 वर्ड है उनके में, ठीक है, 2 ही शब्द उनके लिए कहा जाएगा, उसके बाद कहानी खत्म है उनकी, ठीक है। तो डेनिस आते हैं 1616 में, है ना, कौन आते हैं, डेनिस। कहां से आते हैं डेनिस, डेनमार्क से, है ना, 1616 में वो यहाँ पे पधारते हैं, ठीक है, फ्रॉम डेनमार्क। तो पहली चीज, वो आए कहां से, तो वो आए फ्रॉम डेनमार्क, वो डेनमार्क से आए, कंट्री है यूरोप में, ठीक है। 1616 में उनकी जो कंपनी है इस्टेब्लिश हुई थी, वो भी 1616 में इस्टेब्लिश हुई थी, है ना। ये सबसे वीकेस्ट कंपनी थी, ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट कंपनी थी जो इंडिया में आई थी यूरोप से, ठीक है। इनका जो फोकस था वो, मतलब इनके पास ना नेवल पावर था, ना आर्मी उतनी स्ट्रांग थी, है ना, और ना इन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे। तो डेनमार्क से आए, कुछ उन्होंने सेटलमेंट्स रखे थे, है ना, उसको हम देख लेते हैं। तो डेनिस के सेटलमेंट आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ थे।
क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ थे। तो एक तो उनका सेटलमेंट था 1620 में, उन्होंने ट्रैवनकोर में बनाया था, ट्रैंकोबार में उन्होंने, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में जो है ट्रैंकोबार, वहाँ पे उनका एक सेटलमेंट था। और 1676 में सेरामपुर में उन्होंने, जो कि बंगाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बंगाल में उनका जो डेनिस का जो फैक्ट्री था वो कहाँ था, 1676 में उन्होंने श्रीरामपुर में बनाया था, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको, बंगाल वाला तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1845 में 45 से 53 के बीच में उन्होंने जो भी उनका जो यहाँ पे था ना ट्रेड, इंडिया का ट्रेड, इंडियन ट्रेड उन्होंने बेच दिया। किसको बेच दिया, सोल्ड टू ब्रिटिश को उन्होंने ये सारी चीजें बेच दी, ठीक है, उन्होंने बेच दिया सब कुछ। और फाइनली लास्ट में उन्होंने क्या किया, अंडमान एंड निकोबार 1868-9 के बीच में उन्होंने अंडमान और निकोबार, लास्ट चीज जो उनके पास बची हुई थी, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड था, है ना, आइलैंड्स थे, उसको भी सोल्ड कर दिया ब्रिटिश को, ठीक है। और यहां से इनकी कहानी हो जाती है खत्म, ठीक है। तो दो शब्द था सिर्फ, तो इनके बारे में यही याद रखना है, ठीक है, यही दो चीज इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ओके। और अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे फ्रेंच से, ठीक है। स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारी कमिंग ऑफ यूरोपियन जो है उसको हम फिनिश करेंगे फ्रेंच में, ठीक है। तो चलते हैं हम सीधा फ्रेंच पे। तो फ्रेंच जो 1664 में फ्रांस से आए और 1760 में यहां से चले गए, है ना। तो कैसे चले गए इतनी जल्दी, तो जाने का पर्पस, उनका जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश ब्रिटिश के साथ, वो हार गए, ठीक है, बंगाल में। और उनको फिर गए नहीं, वो फिर भी थे पौंडुचेरी में, पुडुचेरी जो है अभी भी आप देखेंगे वहां तक थे वहां पे वो, और लास्ट में वो काफी इंडिपेंडेंस के बाद तक भी रहे थे, ठीक है। तो अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो 1664 में कंपनी स्टैब्लिश हुई, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स की मेन राइवल थी, ठीक है, इनके अलावा और कोई राइवल नहीं था जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकता था, ठीक है। मैसूर तक आप देखेंगे, जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, उसका बहुत सबसे बड़ा कारण फ्रेंच ही थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो टीपू सुल्तान के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, है ना, बात करते थे एक दूसरे से, नेपोलियन बोनापार्ट और टीपू सुल्तान, ठीक है। हम देखेंगे उस चीज को जब हम मैसूर को डिस्कस करेंगे तब। तो ये थे बट उतने मेन भूमिका में नहीं थे, ठीक है। तो पहले फ्रेंच सिटीजन, हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि पहले फ्रेंच सिटीजन कौन थे जो आए हुए थे। फर्स्ट फ्रेंच जो इंडिया में आए, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से, तो वो थे फ्रांसिस कैरन, ठीक है, वो 1667 में आए थे। इस डेट को हम ना याद रखें तो ठीक है, 1664 में स्टैब्लिश हुआ था कंपनी, तो ये आए, ठीक है। और उस टाइम पे जो फ्रेंच रूलर थे, जब ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, तो उस टाइम पे फ्रेंच जो रूलर थे, फ्रेंच रूलर वो थे लुईस 14th, ठीक है। लुईस 14th को कैसे लिखते हैं, ये 14th, ठीक है। तो लुईस 14th है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो स्टैब्लिश हुई थी 1664 में। कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी, कंपनी स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, 1664 में। ये पूरी तरीके से फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया था, ठीक है। फ्रेंच कंपनी गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया था, पूरा कंट्रोल, 100% कंट्रोल था इसके ऊपर, ठीक है। जो भी चीज करेंगे वो गवर्नमेंट से पूछ के करेंगे, ओके। इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो भी सूरत में ही थी, फर्स्ट फैक्ट्री
सब सूरत में ही गए क्योंकि वो सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड सेंटर था। ठीक है, इनकी पहली फैक्ट्री भी सूरत में स्टैब्लिश हुई। इनकी सेकेंड फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में हुई। फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में हुई 1669 में। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि उनके जो फैक्ट्रीज कहाँ थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थे वो कहाँ थे वो हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज में आप देखोगे कि सूरत में तो एक हो गया, दूसरा मसूलीपट्टनम में हो गया। ठीक है, तीसरा उनका मद्रास में भी था। ठीक है, उसके बाद पौंडीचेरी या पुदुचेरी आप बोलते हो अभी, है ना, पुदुचेरी में था। और बंगाल वाला याद रखिएगा, चंद्रनगर। ठीक है, इसी के ऊपर बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बॉन्डीवाश, और फिर फ्रेंच को यहां से जाना पड़ा था। ये बंगाल में था। ठीक है, ये याद है। बंगाल वाली तो सारी फैक्ट्री आपको याद रखनी है। डैनिश का जो था श्रीरामपुर वाला, वो भी याद रखना है। और ब्रिटिशर्स का तो आपको पता ही, हुगली में था, है ना, और कासिम बाजार में। फिर हम चलते हैं आगे, कुछ बातें करते हैं फ्रेंच के ऊपर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, और तो उन्होंने स्टैब्लिश किया था पुडुचेरी को। ठीक है, 1673 में उन्होंने पुडुचेरी या पौंडीचेरी को फाउंड किया था। फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 1672 में, ठीक है, 1672 में इन्होंने एक बैटल किया था जो था बैटल ऑफ सैन थोमे मद्रास के पास पड़ता है। ठीक है, इसी बैटल के बाद उन्होंने पौंडीचेरी को स्टैब्लिश किया था। तो इसे मुझे पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं पहले लिख देता हूं। सबसे पहले 1672 में बैटल ऑफ सैन थोमे हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो इसमें दो पार्टी थे, एक तो हमारे फ्रेंच थे। ठीक है, और दूसरा जो थे वो गोलकोंडा के सुल्तान थे। ठीक है, डेला हे जो कि सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के सुल्तान थे, डेला हे। उनके साथ ये बैटल हुआ था। जीता कौन? फ्रेंच। इसमें फ्रेंच जीत गए, और जीतने के बाद उन्होंने एस्टैब्लिश किया पौंडीचेरी को। ठीक है, 1673 में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ पौंडीचेरी किया। ठीक है, पौंडीचेरी को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। ठीक है, और काफी समय तक, जब बैटल ऑफ बॉन्डीवाश हो गया था, तो उसके बाद वो पौंडीचेरी में ही सेटल थे सब। वो वहीं से थोड़ा मोड़ा ट्रेडिंग वगैरह और इन्फ्लुएंस करते थे। ठीक है, चंद्रनगर की जो फैक्ट्री थी उसको याद रखना है हमेशा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, यहां पे उनके पहले फ्रेंच गवर्नर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर, है ना। तो पहले फ्रेंच गवर्नर थे फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर कौन थे? वो थे डुप्ले। तो फ्रांसिस मार्टिन फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है, उनका इनिशियल पर्पस क्या था यहाँ पे? तो उनका इनिशियल पर्पस था ट्रेड करना। ठीक है, ऑब्वियसली जो इनिशियल पर्पस कंपनी का, किसी भी कंपनी का इनिशियल पर्पस क्या होता है? ट्रेड करना। तो इनका भी ट्रेड था, है ना। जैसे ब्रिटिशर्स का था, डच का था, पोर्चुगीज का था, डैनिश का था, उन सबका इनिशियल पर्पस ट्रेड था, है ना। लेकिन उसके साथ कुछ राइट्स भी मिले हुए थे गवर्नमेंट वाले को। ठीक है, अब देखिए, फ्रेंच और ब्रिटिश में घमासान चालू था। ठीक है, यहीं पे नहीं, इंडिया में ही नहीं, कहाँ पे? यूरोप में भी चालू था। फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, इनका क्या सीन था? तो दो हेड में बात करेंगे। एक तो यूरोप की बात करेंगे कि यूरोप में क्या चल रहा था इन दोनों के बीच में, और एक इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा था इन दोनों के बीच में। ठीक है,
तो यूरोप में ये लड़ रहे थे, ठीक है, और लड़ाई हो रही थी, वो 7 साल की लड़ाई हुई थी इनके बीच में, 1756 से लेके 63 तक, ठीक है, 7 ईयर वॉर, 7 ईयर वॉर, ठीक है। और इंडिया में ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? तो इंडिया में वो लड़ाई लड़ रहे थे कर्नाटक वॉर, है ना। इनके बीच में क्या हुआ था? कर्नाटक वॉर्स हुए थे, है ना। काफी घमासान यहाँ पे भी चालू था उसी पीरियड में। और उसके बाद हुआ था बैटल ऑफ वांडी वॉश, बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था स्टूडेंट्स 1760 में, ठीक है। चंद्रनगर में क्या हुआ ना कि चंद्रनगर का जो इनका सेटलमेंट था, हमने जो डिस्कस किया था चंद्रनगर वाला ये, तो वहां पे उनको हटाया जा रहा था, फ्रेंच को हटाया जा रहा था, क्योंकि बंगाल में किसका इन्फ्लुएंस हो गया था उस टाइम पे? बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्फ्लुएंस हो गया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि कैसे भी फ्रेंच यहाँ से कल्टी मारे, ठीक है, क्योंकि वही एक कॉम्पिटिटर है, तो चाहते थे कि उनको यहाँ से भगा देना जल्दी से। तो वहाँ के जो बंगाल के जो नवाब थे उस टाइम पे, तो उनका पपेट ही था उस टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी के बाद, है ना, मीर जाफर। तो क्या हुआ कि उनको वहाँ से हटाने की कोशिश की गई, है ना, इस पीरियड में। तो फ्रेंच तो फिर उसके लिए उन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह इन द सेंस कि उसके अपोजिशन में खड़े हो गए, वो भी कौन से वीक थे। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ उनके बीच में। अब बैटल ऑफ वांडी वॉश में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि किनके बीच में हुआ ये। तो ये बीच में हुआ फ्रेंच और ब्रिटिश, है ना। इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये हुआ था, 2 पार्टीज थे इसमें, ब्रिटिश और फ्रेंच, ठीक है। जीता कौन? ब्रिटिश जीत गए इस चीज को, इस वॉर को कौन जीता? तो ब्रिटिश जीत गए, ब्रिटिश जीत गए। अब फ्रेंच की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो फ्रेंच की तरफ से लड़ रहे थे लैली, है ना, जनरल लैली या लाइली, बहुत अलग अलग तरीके से इनको बोला जाता है। वो लड़ रहे थे फ्रेंच की तरफ से, और ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे जनरल आयरकूट, ठीक है। तो आयरकूट ने फ्रेंच को हरा दिया, ठीक है। और फ्रेंच को हराया वांडी वॉश के वॉर के बाद, फ्रेंच यहाँ इंडिया में वीक पड़ गए, लेकिन यूरोप में क्या हो रहा था? कंटिन्यूअस वॉर चालू था, वहां पे भी ब्रिटेन विक्टोरियस हुआ। तो फाइनली ब्रिटिश पावरफुल हो गए, और फ्रेंच को एलिमिनेट करने के बाद उनका कोई भी कॉम्पिटिटर इंडिया में नहीं बचा, ठीक है। तो वो पूरे अधिकार के साथ अब इंडिया में रह सकते थे, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यही, इसी के साथ हम कमिंग ऑफ यूरोपियंस को यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स देख लिया है, और कमिंग ऑफ यूरोपियंस को यहाँ पे हमने देखा, ब्रिटिशर्स ने कैसे एक एक करके सबका विकेट गिरा दिया, ठीक है, वो अकेले बैटिंग करते थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बंगाल, ठीक है। थैंक यू, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।